नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में जो कानाफूसी और चर्चाओं पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। यूपी के नए चीफ सेक्रेटरी दुर्गाशंकर मिश्रा इस समय लगातार चर्चा में हैं। अभी उनको आए उत्तर प्रदेश में मात्र 10 दिन ही हुआ है, लेकिन उनकी कार्यशैली से एक अलग तरह का संकेत मिल रहा है। कुछ बदलाव भी दिख रहे हैं, लोग इसको करीब से वॉच कर रहे हैं। दुर्गाशंकर मिश्रा के आने के बाद से ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे नाम थे जो बेहद चर्चा में थे, लेकिन अब वो शांत पड़ गए हैं। अगर हम इस पद से जुड़े अफसरों की ओर निगाह डालें तो यूपी की ब्यूरोक्रेसी में दो ऐसे नाम थे जो अब रिटायर हो जाएंगे अप्रैल में, जिसमें एपीसी आलोक सिन्हा और राजस्व परिषद के चेयरमैन मुकुल सिंघल। हालांकि एक ऐसा नाम था जो इन दोनों से ऊपर सीनियरिटी में तो नहीं था, लेकिन वो इस पद का प्रबल दावेदार था। वो पहले वाले चीफ के लिए भी लगातार उनकी धुकधुकी बढ़ाए रहता था कि अब गए तब गए। लेकिन इसी बीच दुर्गाशंकर मिश्रा के आगमन ने सारे लोगों के अरमानों पर अब पानी फेर दिया है। अगर हम ब्यूरोक्रेसी में रिटायरमेंट के दृष्टिकोण से देखें जो चीफ सेक्रेटरी पद के दावेदार हो सकते थे, उसमें दो नाम तो इस महीने ही रिटायर हो जाएंगे। देवाशीष पंडा जो केंद्र में इस समय वित्त सचिव हैं, और टी वेंकटेश जो उत्तर प्रदेश के इस समय सिंचाई विभाग के मुखिया हैं, एसीएस हैं। इन दोनों का रिटायरमेंट अब जनवरी में ही हो जाएगा। इनकी दावेदारी पहले ही खत्म हो गई थी, कभी ये रहे नहीं। लेकिन आलोक सिन्हा और मुकुल सिंघल सीनियरिटी के आधार पर इस पद के लिए माने जाते थे कि वो कभी भी दावेदार बन सकते हैं। अब बात आती है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की। वो अगस्त में रिटायर हो जाएंगे इस साल। अवनीश अवस्थी इस पद के शुरू से प्रबल दावेदार माने जाते थे। वो रेस में रहे, और जब जब वो रेस में रहते थे तो मुख्य सचिव की जो कुर्सी थी वो डगमगाने लगती थी। तिवारी जी अपनी जान बचाने में लग जाते थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे ब्यूरोक्रेसी में जो ये चाहते थे कि हम बने न बने, लेकिन वो न बनने पावे। ये हर कोई जानता था। इसी बीच कहते हैं कि काम बोलने वाली जो व्यवस्था है उसने दुर्गाशंकर मिश्रा का पदार्पण करा दिया। प्रधानमंत्री के चहेते अफसरों में उनकी गिनती होती थी, और जब कानपुर मेट्रो का उद्घाटन हुआ तो उसी दिन उनके उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बनने की पटकथा लिख दी गई। रातों रात पत्र गया और केंद्र ने भी कुछ ही घंटों में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त करने के लिए रिलीव कर दिया। एक ही शख्स ऐसा था जो इस कुर्सी पर कभी भी बैठ सकता था, लेकिन दुर्गाशंकर मिश्रा के आने के बाद अब उसका भी स्कोप खत्म हो गया। दुर्गाशंकर मिश्रा जब से उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी बनकर उन्होंने कुर्सी संभाली है, तब से वह कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में अब पुराने ढर्रे से काम नहीं होगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो सचिवालय में जो लंच परंपरा रही अफसरों की 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक, उस परंपरा को दुर्गाशंकर मिश्रा अब बदलने में लगे हैं। लंच आवर को 1 से 2 कर दिया गया है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की अधिकांश मीटिंगें अब 2:30 बजे लगती हैं। तो अधिकारी चाहकर भी घर पर भोजन के बाद आराम नहीं कर सकते। इसके इतर दुर्गाशंकर मिश्रा तेज अफसर माने जाते हैं। वो चाहते हैं कि ईमानदार छवि के लोग उत्तर प्रदेश के जिलों में और महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हों। उनके सामने आईएएस अफसरों के एक ही लिस्ट आई है, जिसमें ये झलकता है कि उनके स्टाफ अफसर रहे अमृत त्रिपाठी बड़े जिले का डीएम का चार्ज पाने में सफल रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात और चर्चित बात जो दबी जुबान से हो रही है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या सत्ता का गलियारा, वो ये है कि चीफ सेक्रेटरी की फोटो नए साल पर
राज्यपाल के साथ तो आ गई, लेकिन अभी मुख्यमंत्री के साथ उनकी तस्वीर आना बाकी है। इसको लेकर इंतज़ार काफ़ी लंबा हो चला है और कयास भी तमाम तरह के लगाए जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि चुनावी सीजन में ये तालमेल किस ओर जाता है। उत्तर प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लगने से पहले सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर ताश के पत्तों की फेंटाई की है। अफसरों को इस तरह फेंटा गया कि उसमें से कुछ के जिले उनके हाथ से चले गए और कुछ को बड़ी प्राइम पोस्टिंग और बड़ा जिला मिल गया। अगर हम तबादलों की सूची को देखें और उसका अध्ययन करें तो सबसे पहले नज़र जाती है अयोध्या के कमिश्नर पर MP अग्रवाल, जो अयोध्या में मंदिर के आसपास ज़मीन खरीदने को लेकर चर्चा में आए, लेकिन उसके बाद भी उनकी कमिश्नरी बरकरार रही। वो अयोध्या के मंडलायुक्त पद से तो हटा दिए गए, लेकिन वो देवीपाटन मंडल के कमिश्नर बनने में कामयाब रहे। माना जा रहा है कि इसके पीछे उनका गोरखपुर कनेक्शन काफ़ी काम कर गया, क्योंकि MP अग्रवाल गोरखपुर के ही रहने वाले हैं और उनकी ससुराल भी गोरखपुर में ही है। उनकी जगह पर हाल ही में केंद्र से लौटे नवदीप रिनवा अब अयोध्या के नए मंडलायुक्त बनाए गए हैं। रिनवा करीब 2 से ढाई महीना उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के MD रहे। रिनवा के काम परिवहन निगम में 3 महीने में ही बोलने लगे। कर्मचारियों को उनका इंसेंटिव दिलाने से लेकर बसों के बेड़ा दुरुस्त करने में और वर्क कल्चर को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण छाप नवदीप रिनवा छोड़कर चले गए। बलिया की DM अदिति सिंह को सरकार ने हटाकर वाणिज्य कर में अपर आयुक्त बना दिया नोएडा में। भाजपा के विधायक सुरेंद्र सिंह इस बीच सोशल मीडिया पर तत्कालीन जिलाधिकारी अदिति सिंह को लेकर कई सारे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये दावा भी किया है कि सरकार और मुख्यमंत्री ने उनके अनुरोध पर भ्रष्टाचार की शिकायत को संज्ञान लिया और अदिति सिंह को जिलाधिकारी के पद से हटा दिया गया। महत्वपूर्ण खबर एक ये भी है कि IAS पर्वोन्नत मंच बनाकर उत्तर प्रदेश में उसके महासचिव बने उमेश प्रताप सिंह, जो सूडा में डायरेक्टर थे और उनको अचानक से बीच में सरकार ने संट कर दिया था, राजस्व परिषद भेज दिया था। उनकी किस्मत ने फिर जोर मारा और वो पहली बार में ही शाहजहांपुर जैसे बड़े ज़िले के DM बने हैं। उमेश प्रताप कार्यशैली में बेदाग माने जाते हैं और उनकी छवि भी अच्छी रही है। ऐसे में राज्य सेवा के अफसरों को बड़े जिला देना निश्चित ही उनका मनोबल बढ़ाएगा। उधर शाहजहांपुर में करीब 3 साल तक DM रहे इंद्र विक्रम सिंह को उनके अच्छे काम का इनाम मिला है और उन्हें लगातार जिलाधिकारी पद पर बनाए रखा गया। अब वो बलिया के नए DM होंगे। योगी सरकार जब शुरू में आई थी तो उस समय अमृत त्रिपाठी भी शाहजहांपुर में DM हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद से उनका नंबर नहीं लग पाया और वो सचिवालय में इधर उधर रहे। इसी बीच वो चीफ सेक्रेटरी के मुख्य स्टाफ अफसर बन गए और पिछले 1.5-2 साल से वो इसी पद पर थे। नए चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने अमृत त्रिपाठी में कुछ प्रतिभा देखी होगी और उन्हें एक बार फिर से सरकार ने जाते जाते आजमगढ़ जैसे बड़े ज़िले का DM बनाकर भेजा है। लेकिन इस तबादले की एक ख़ास बात ये रही कि यूपी के जो नए मुख्य सचिव बने दुर्गा शंकर मिश्रा, उनकी पसंद को भी इस लिस्ट में तरजीह दी गई है। सियासत में जोड़ियों का बड़ा महत्व रहा है, फिर चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रदेश के स्तर पर। आपको याद होगा कि जब 2017 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो एक जोड़ी जिसे 2 लड़कों की जोड़ी कहा गया, वो बड़ी चर्चित हुई थी। उस समय उस जोड़ी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी शामिल थे। अब 5 साल बाद 2022 में फिर चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में इस बार भी एक नई जोड़ी चर्चा में है, जिसमें एक तस्वीर तो वही है जो अखिलेश यादव हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर में अब राहुल गांधी की जगह जयंत चौधरी ने ले ली है। यह जोड़ी इस बार काफ़ी चर्चा हासिल कर रही है
और इस जोड़ी को काफ़ी जन समर्थन भी मिल रहा है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम शामिल है। देश में जब तीनों कृषि कानून लागू किए गए तो उसका काफ़ी विरोध शुरू हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई और इसी आंदोलन ने पश्चिम में मृतप्राय हो चली राष्ट्रीय लोकदल को एक नया जीवन दान दे दिया। जाट और मुस्लिम समुदाय को ये लगने लगा कि अगर हम में से या पश्चिम के इलाके से कोई नेता आज प्रमुख पद पर होता तो शायद उनकी बात और ज़्यादा मजबूती से सरकार में पहुंचती। लेकिन उस समय अजीत सिंह, जयंत चौधरी सब चुनाव हार कर बैठे थे। आंदोलन के इसी भरोसे ने राष्ट्रीय लोकदल को संजीवनी दे दी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल अचानक से मजबूत होकर उभर गया। अखिलेश यादव का स्वाभाविक रूप से आरएलडी से पहले से गठबंधन चला आ रहा था। इस गठबंधन को उन्होंने इस आंदोलन के दौरान और मजबूत कर लिया। इसी दौरान आरएलडी के मुखिया रहे अजीत सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद और सहानुभूति आरएलडी के साथ होती गई। किसान आंदोलन के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ जो जन आक्रोश बन रहा था, उसको अखिलेश और जयंत ने मिलकर भाजपा के खिलाफ शिफ्ट कर दिया। इन दोनों नेताओं की मेरठ में एक बहुत विशाल रैली हुई, जिसके बाद बीजेपी के कान खड़े हो गए। इसी बीच इन दोनों ने गठबंधन का भी ऐलान कर दिया, लेकिन ये कितनी सीटों पर होगा आज तक इसका खुलासा नहीं हुआ। इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए दोनों लोग मिलते रहते हैं बीच बीच में। पिछले बुधवार को जयंत चौधरी अखिलेश यादव के आवास पर 2.5 घंटे तक मीटिंग करते रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी जो एकदम शून्य पे थी, अब वो काफ़ी मजबूत नज़र आने लगी है। इन दो लड़कों के साथ ने यूपी में एक नए समीकरण को जन्म दे दिया है। बीजेपी चाहती है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का यह गठबंधन किसी तरह टूट जाए। जयंत को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी की ओर से काफ़ी सारी कोशिशें हुई, लेकिन अब तक वो नाकाम है। पिछले चुनाव में 2 लड़कों वाले तंज ने इस बार इन 2 लड़कों को डामाडोल होने नहीं दिया है। बीजेपी लगातार इस इंतजार में बैठी है कि इस जोड़ी में कोई दरार आए, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ चट्टान की तरह खड़े नजर आते हैं। पावर सेंटर में आज बात सरकार की नाक के नीचे राजधानी लखनऊ में हो रहे एक बड़े भ्रष्टाचार की। सरकारें जनता के लिए तमाम सारे काम करती हैं, उनको सपने दिखाती हैं, लेकिन उन सपनों को अफसर लूट लेते हैं। बात आज एक ऐसे मामले की जो सरकार के लिए बड़ा अहमियत रखता है, लेकिन अफसरों ने अंदर अंदर कैसे खेल कर दिया, हम उसका खुलासा करेंगे। मामला लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश से जुड़ा है। जब योगी सरकार ने लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया तो सरोजनी नगर तहसील में ज़मीनों का अधिग्रहण शुरू हुआ। बस इसी अधिग्रहण में मुआवजे के लूटने का खेल शुरू हो गया, जिसमें लेखपाल, कानून गो से लेके जिला अधिकारी तक के नाम चर्चा में हैं। आज सरोजनी नगर के एक ऐसे करोड़पति कानून गो की बात होगी जिसने डिफेंस कॉरिडोर में यूपीडा के मुआवजे में करोड़ों रुपए बनाए हैं। इस कानून गो का नाम है जितेंद्र सिंह। ये जितेंद्र सिंह कानून गो के तौर पर अरबों करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन रहा है। बताया यह भी जाता है कि यह जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश का काफ़ी करीबी है और उनका चहेता है। डिफेंस कॉरिडोर की जो शुरुआत है वो भट गांव ग्राम सभा में है। सरोजनी नगर तहसील में यहाँ ज़मीनों का अधिग्रहण चल रहा है। जितेंद्र सिंह जो कानून गो है, उसने यहाँ की बंजर ज़मीनों को अपने भतीजे और अपने निजी ड्राइवर के नाम कराकर उनका मुआवजा हासिल कर लिया है। इस खुलासे के बाद हंगामा मचना तय है, क्योंकि ये सारा मामला जिला अधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश की जानकारी में है
और अभिषेक प्रकाश के बारे में उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से लेकर तमाम सारे जानकार बेहतर जानते हैं कि कैसे वह सरकार की आंखों में धूल झोंक कर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। कानून गो, लेखपाल और तहसीलदार जो नीचे की सबसे बड़ी कड़ी हैं, इनके माध्यम से जिला अधिकारी कितनों को उपकृत करा रहे हैं। इसी भटगांव ग्राम सभा में सजीवन लाल नाम के एक व्यक्ति की एक ज़मीन थी। उस ज़मीन को एक राजाजीपुरम की रहने वाली महिला अंकिता दीक्षित के नाम पर रजिस्ट्री करा दी गई, जिसमें खाते से 1 रुपया भी सजीवन लाल को रजिस्ट्री करने के लिए नहीं दिया गया है। 18 लाख रुपए में यह रजिस्ट्री दिखाई गई है और वो सब नंबर 2 में दिया गया है। अब आरोप यह है कि अंकिता दीक्षित की जो खरीद की रजिस्ट्री हुई है वो जिला अधिकारी की इच्छा और दबाव से हुई है। अंकिता दीक्षित राजाजीपुरम के उमाकांत दीक्षित की बेटी हैं। उनके पास ये ज़मीन खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया, इसकी भी जांच होना शेष है। जितेंद्र अभिषेक प्रकाश के काफ़ी करीबी अफसरों में हैं और इसकी बानगी भी तब देखने को मिली जब उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यूपी में एयरपोर्ट पर चार्ज लेने के लिए उतरे, जहां पर उनका स्वागत अभिषेक प्रकाश ने गुलदस्ते के साथ किया। उस समय उनके साथ सरोजनी नगर में कानून गो रहा वह व्यक्ति जितेंद्र सिंह भी मौजूद था, जिसका तबादला बहुत पहले ही बीकेटी तहसील के लिए हो चुका था। इतना ही नहीं, एक और भटगांव ग्राम सभा का व्यक्ति है श्रीपाल, जिसकी ज़मीन नितेश राय के नाम पर लिखाई गई है। ये नितेश राय कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। जितेंद्र सिंह ऐसे ही गुर्गों के माध्यम से गरीबों की ज़मीन हड़प रहा है। इस मामले में बंथरा थाने में एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। जो सरकार ईमानदारी का ढिंढोरा पीटती है, उसके अफसर उसकी नाक कैसे कटवा रहे हैं, ये आप लखनऊ में डिफेंस एक्सप्रेसवे का जो कॉरिडोर बन रहा है उसकी जांच पड़ताल से देख सकते हैं। फिलहाल जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इस मामले के उठने से पहले जितेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है और अपनी गर्दन बचाने के लिए खुद को पाक साफ साबित करने में लगे हैं। लेकिन उनके नाम पर एक नहीं कई तोहमतें हैं। एक तोहमत यह है कि मोहनलालगंज में भी एक कानून गो है, जिसने दिव्यांग का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी हासिल की है। वो कानून गो है प्रशांत शुक्ला, जिसके कान की जांच के लिए राजस्व परिषद की आयुक्त मनीषा त्रिघाटिया जिलाधिकारी लखनऊ को कई बार पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन डीएम साहब उसकी जांच नहीं कराते। मीडिया में जब ये मामला उछला तो पिछले महीने उन्होंने बैक डेट में इसकी जांच का आदेश किया। अब जांच की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है। तो अभिषेक प्रकाश जैसे अधिकारी सरकार की नाक के नीचे बैठकर खुलेआम मलाई काट रहे हैं और सरकार सोचती है कि ये हमारा आदमी है। ऐसे ही अफसरों से सरकारों की किरकिरी होती रही है। लेकिन कई बार ये भी कहा जाता है कि भाई जो कमाऊ पूत है उसके 100 गुना माफ होते हैं, और जब कमाएगा तभी तो कहीं कुछ देगा। अगर वो एक को संतुष्ट कर रहा है किसी बड़े को, तो नीचे 10 पर अन्याय करे क्या फर्क पड़ता है। ये तो बहुत पुराना चलन रहा है। बहरहाल भ्रष्टाचार की इस रोचक कहानी पर आज पावर सेंटर में हम आपको जाते जाते मंजर भोपाली के इन 4 लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे कि कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है, किस तरफ आग लगानी है ये हवा जानती है। आंधियाँ जोर दिखाएं भी तो क्या होता है, गुल खिलाने का हुनर बाग सबा जानती है। उजले कपड़ों में रहो या कि नकाबे डालो, तुमको हर रंग में ये फल के खुदा जानती है। नमस्कार।